हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 3 कौन से मुतालबात कर दिए हैं। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने आइन के मुलतवी न होने के हवाले से एक बार फिर बड़ा जबरदस्त बयान दिया था। साथ ही मार्शल लॉ की भी नफी की थी और उसे गलाजत कहा था और यह भी कहा था कि अगर मार्शल लॉ वो ना घर चले जाएंगे। इसके अलावा जिसने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत चलेगी। आज हैरत अंगेज तौर पर नवाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस के इस बयान की तारीफ की है, तायीद की है और ये पहली बार हुआ है पानामा के फैसला आने के बाद कि नवाज शरीफ साहब ने अदलिया के लिए नरम जबान इस्तेमाल किया और खासतौर पे चीफ जस्टिस के बयान की तारीफ की है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के बयान की तारीफ के बाद नवाज शरीफ साहब ने 3 मुतालबात भी कर दिए। उनका पहला मुतालबा यह था कि नैब जो पकड़ धकड़ कर रहा है, जो रवैया है, उस पर चीफ जस्टिस नोटिस लें। दूसरा मुतालबा उनका यह था कि बलूचिस्तान हुकूमत जो टूटी है और तीसरा यह कि चेयरमैन सेनेट किस तरह से बने, इस पर भी सू मोटो नोटिस होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का क्या कहना था, करते हैं ये बातों को, मगर उसके साथ साथ उनको ये भी एहतमाम करना चाहिए कि फिर सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। सबके किसी के साथ ज्यादती ना हो, म्यार सबके लिए बराबर हो, मैदान सबके लिए खुला हो। ये नहीं कि किसी के हाथ बांध दिए जाए। कौन लेके आया वो नो कॉन्फ्लिक्ट वोट? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसका सुओ मोटो कोई एक्शन लिया? चेयरमैन बना सेनेट का, किस तरह से बना? कौन से वोट जो है वो खरीदे गए, कौन से वोट बेचे गए? क्या उसका कोई सुओ मोटो नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीजें जो हैं ये सब उनको फिर देखनी चाहिए। कोई लड़ाई नहीं चाहते, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं। क्या नवाज शरीफ साहब को चीफ जस्टिस से ये मुतालबात करने चाहिए थे? क्या चीफ जस्टिस इन मामलात का नोटिस ले सकते हैं? इसी हवाले से सबसे पहले कानूनी राय लेंगे। मेरे साथ मुल्क के आला कानूनी दिमाग, मारूफ माहिर कानून जस्टिस शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। नवाज शरीफ साहब ने 3 मुतालबात रख दिए हैं चीफ जस्टिस के सामने। एक तो ये कि जो नैब का रवैया है, नैब की जो पकड़ धकड़ है, इस पे चीफ जस्टिस नोटिस लें। क्या चीफ जस्टिस नैब के हवाले से कोई नोटिस ले सकते हैं, अज खुद नोटिस? दूसरा, बलूचिस्तान हुकूमत किस तरह से टूटी और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में किस तरह से वोट खरीदे गए, वोट बेचे गए, इसका भी नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस नोटिस लें। क्या चीफ जस्टिस साहब इन सियासी मामलात का नोटिस ले सकते हैं सर? और यह भी कमेंट कीजिएगा कि क्या इसका मतलब यह लिया जाए कि नवाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस साहब को सियासी मामलात में या सियासत में घसीट रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट इनकी दोनों डिमांड्स को इग्नोर कर देगी, क्योंकि जहाँ तक के नैब का ताल्लुक है, नैब अपना काम कर रही है और उसमें सुप्रीम कोर्ट कभी इंटरफेयर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसी वक्त इंटरफेयर करेगी अगर नैब का कोई फैसला आता है, उसके खिलाफ अगर अपील फाइल होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। तो ये नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और अपने पॉलिटिक्स में अपना दर्जा बढ़ाने के लिए उन्होंने ये बात की है। और उसके बाद उन्होंने उसको ऐड किया कि हम इस कवानीन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, वो तो आप पार्लियामेंट है, वो तो एक आइन तो नहीं है, वो कानून है, उसको पार्लियामेंट जब चाहे ख़त्म कर सकती है। लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए अगर फ़र्ज़ किया अगली हुकूमत नवाज शरीफ साहब की होती है या उनकी पार्टी की होती है, तो अगर वो इस कानून को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो इतनी सख्त ऑपोजिशन होगी उसकी सारे मुल्क में कि बड़ी मुश्किल से वो ये कर सकेंगे। अगर उसको रिप्लेस करें किसी दूसरे कानून के, उसी तरह के कानून से जिसमें कि वो कुछ बेहतर चीज़ें लेके आए, फिर तो यकीनन सही है। लेकिन बासूरत नैब के जो अकाउंटेबिलिटी के लॉज हैं उसको ख़त्म करना किसी हुकूमत के लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया अब, जो कुछ हो चुका है उसके बाद। तो ये चीज़ तो अपनी जगह पर है। जहाँ पर
ये इलेक्शन जो इलेक्शन की बात है, सेनेट के इलेक्शन, वो तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से इलेक्शंस हुए, और ये सारी पब्लिक जानती है। जो जिस आदमी को कोई सियासी सूझबूझ ना भी हो तो वो ये जानता है कि हमारे जो इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, इसमें पैसे का बड़ा इस्तेमाल हुआ है और लोगों की लॉयल्टीज़ ख़रीदी गई हैं। ये सब जानते हैं, क्योंकि सिस्टम जो है इलेक्शन का वो इतना नाक़िस है कि ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो सब जानते हैं। अब इसकी क्या चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस ले सकते हैं? मेरी नज़र में तो वो नहीं ले सकते, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। अगर कुछ करना है तो पार्लियामेंट ने करना है। पार्लियामेंट ने आइन बनाना है, कानून बनाना है, जिसके तहत कि वो सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो है उसको चेंज करें, डायरेक्ट इलेक्शंस कर दें, तो यकीनन मामला ये सही हो जाएगा। तो ये काम तो पार्लियामेंट का है, वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से कहना बेकार है। वो फिर भी उन्होंने यही किया है, अपने पॉलिटिकल ये स्टेटमेंट है। बलूचिस्तान की हुकूमत जो टूटी है वो भी टूटी है नॉर्मल जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है और आइन के तहत जो प्रोसेस है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और उसके तहत हुकूमत टूटी है, तो उसका नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती। ये भी एक उन्होंने, चूंकि वो बिल्कुल इसके सामने बेहिस हो गए हैं, वो कुछ कर नहीं सके, तो वो पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये बहरसूरत काम पार्लियामेंट का है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। और अब इसी हवाले से कि नवाज शरीफ साहब ने जो आज बातें की हैं, कुछ हम सियासी तज्जिया लेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफी और तज्जियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। पानामा फैसले के बाद पहली बार नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के किसी बयान की तारीफ की है, तायद की है। क्या समझा जाए? नंबर 1 कि नवाज शरीफ के लहजे में नरमी आ गई है अदलिया के लिए। नंबर 2, जो 3 मुतालबात रखे हैं नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के सामने, क्या यह समझा जाए कि नवाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस को सियासी मामलात में घसीट रहे हैं? और नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि मैं जहां से भी कॉल दूं मेरे कारकुन उस पर लब्बैक कहेंगे, अवाम लब्बैक कहेंगे। आज ही रमेश कुमार, बिलाल विर्क नून लीग छोड़ के पीटीआई में चले गए हैं। जाम कमाल साहब समेत 2 लोग बलूचिस्तान से टूट गए हैं। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट पहले नून लीग के टूट गई है। तो क्या समझते हैं आपके इन हालात में काल कोठरी से भी अगर नवाज शरीफ कॉल देते हैं तो वो कारामद होगी? वालेकुम अस्सलाम और आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। देखिए, इस जस्टिस के ये जो सवारे ख्याल की तारीफ की गई है उसकी तो हर पाकिस्तानी तारीफ करेगा और चीफ जस्टिस पर यकीन दिलाते हैं कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होंगे और वो इल्तवार नहीं होने देंगे और वो किसी सूरत भी दस्तूर जो है उसके उस पर दिए गए तरीके से लोगों को हटने नहीं देंगे। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, हर शख्स को इसकी तारीफ करनी चाहिए और नवाज शरीफ साहब ने भी अगर तारीफ की है तो बिल्कुल दुरुस्त किया है। ऐसा ही करना चाहिए था और ऐसा ही करना चाहिए। बाकी जहाँ तक उनके मुतालबात का ताल्लुक है चीफ जस्टिस से, आमतौर पर जो अदालतें हैं उनसे इस तरह के मुतालबात नहीं किए जाते और वो इन मुतालबात की बुनियाद पर कोई इस्लाम नहीं करती। अदालतों से कोई फैसला हासिल करने के लिए या किसी इंटरवेंशन के लिए उनके सामने दरख्वास्त देनी पड़ती है। और अगर नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस जो है उनके दिए गए एजेंडे के मुताबिक काम करें, यानी 3 नुकाती जो उन्होंने एजेंडा दिया है या उसमें कोई मुदाखलत करें, तो उनको दरख्वास्त देनी चाहिए बाकायदा और उसके बाद देखें कि अदालत उसमें कोई चीज मुनासिब समझती है और कोई मुदाखलत करती है या नहीं करती है। ये तो अदालत पर मुनहसर है ना। और आपको मालूम है कि हम बार बार ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई तफ्तीशी अदालत नहीं है और जाहिर है कि उसे मामलात को तहकीक को तफ्तीश के लिए किसी दूसरे अदालत को भेजना पड़ेगा, लेकिन ये तो उस पर ही मुनहसर है। और फिर जहाँ तक नैब के रवैये का ताल्लुक है तो उस बारे में भी महल कतई तौर पर को मिसालें पेश करते हुए अदालत के सामने जाना चाहिए अगर कोई इंटरवेंशन दरकार है। देखिए, नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं जहाँ से भी कॉल दूँ, तो इससे तो आपने जो मतलब अखज़ किया है वो यही है कि उनको ये खदशा है कि वो उनके खिलाफ फैसला आएगा और उनको हवाला जिंदा भी किया जा सकता है। इसलिए अपने सपोर्टर्स को वो तैयार कर रहे हैं कि वो अगर ऐसी सूरत हाल हो और वो उनके दरमियान मौजूद ना हो
तो तब भी वो उनकी कॉल पर लबैक कहें, हाँ वो किसी भी जगह से आई है, यानी जेल से भी आ सकती है। तो ये तो वो अपने कारकुनों को तैयार कर रहे हैं। इसमें तो बहरहाल एक लीडर का काम है कि आप तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए अपने कारकुनों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सिंध के एक हिंदू खानदान की फरियाद आप तक पहुंचाएंगे जो कि इंसाफ का मुंतजिर है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी सेगमेंट में बात करेंगे सिंध में पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक और घिनौने वाकये के हवाले से, जहां एक हिंदू खानदान पे जुल्म के इंतहा हो गई। सिंध का इलाका है दड़ो, जहां बसने वाला एक मजलूम, गरीब और मजबूर अकलियती खानदान जिसका ताल्लुक हिंदू मजहब से है, उनके एक मासूम लड़के के साथ कुछ अरसा पहले गैंग रेप का एक घिनौना और अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें अफसोस की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर ओहदेदार जिनका काफी सियासी असर रसूख है, वो इसमें मुलव्विस रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीरपुर बठोरा का जनरल सेक्रेटरी अरबाब इब्राहिम मेमन और उसके साथ 4 दीगर मुजरिम, जिनमें एक मकामी रिपोर्टर भी शामिल है, इन सब ने मिलकर इस बच्चे के साथ ना सिर्फ गैंगरेप किया बल्कि उसके बाद इसकी वीडियोस बना के मुसलसल इस बच्चे को हिरासा करते रहे और इसके खानदान वालों को हिरासा करते रहे। पहले पैसों का मुतालबा करते रहे कि अगर कई लाख रुपए अदा ना किए तो वीडियोस पब्लिक कर दी जाएंगी। उसके बाद इस बच्चे की बहनों की इज्जत को भी गैर महफूज कर दिया गया, जिसके बाद मजबूर हो गया इस बच्चे का वालिद गंगाराम कि वो इस वाकये को मीडिया पर लेके आए। और जब मीडिया पर उसने दुहाई दी तो उसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पे एक्शन लिया बल्कि नून लीग भी मैदान में आई। नून लीग के इलाके के MNA हैं अयाज शिराजी साहब, उन्होंने FIR कटवाई। वजीर दाखिला सिंध ने इस पे शदीद नोटिस लिया, उन्होंने गिरफ्तारी का हुक्म दिया। FIR कट गई, गिरफ्तारी हो गई। जो पीपल्स पार्टी का एक सीनियर ओहदेदार है अरबाब इब्राहिम मेमन, उस समय 3 लोग गिरफ्तार हैं। 2 महकमा सेहत से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदार हैं, उनको मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि एक मकामी रिपोर्टर वो अभी तक फरार है। ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। हमने पाकिस्तान के झंडे में तो अकलियतों को सफेद रंग दे दिया है, को शायद अमन और शांति और उनको तहफ्फुज अभी तक हम पाकिस्तान में प्रोवाइड नहीं कर सके। इसी तरह से आइन में अकलियतों का हकूक तो हमने डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन शायद बल्कि यकीनन अमली तौर पर अकलियतों को उनके तमाम तर हुकूक अभी नहीं मिल सके। और अगर ऐसा पीपल्स पार्टी के इलाके में हो रहा है तो इससे ज्यादा अफसोसनाक और कोई बात नहीं है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम सीनियर मरकजी रहनुमा नफीसा शाह साहिबा मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम नफीसा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और मेरे साथ इलाके के MNA अयाज शाह शिराजी साहब भी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस मासूम लड़के के वालिद हैं गंगाराम, उनसे। गंगाराम जी आदाब, और ये बताएं कि FIR कट गई है, कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, सिंध हाई कोर्ट ने भी अज खुद नोटिस ले लिया है, तो आप मुतमईन हैं जो तफ्तीश चल रही है इस वक्त तक? जिस तरह उन्होंने FIR कर दी, जिस तरह जो जुर्म है वो एक साइबर क्राइम है, जिसमें जो दहशतगर्दी के कलम होते हैं और बहुत सारे कलम होते हैं वो उन्होंने नहीं लगाए, क्योंकि उस वक्त SP सुजाल भी मौजूद नहीं था। एक SHO था, एक PO तो हाफिज था, उसी ने FIR कटी है। तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं इंसाफ के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं इंसाफ लेके रहूंगा किसी की तरह। मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आप सिंध पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं हैं, FIR से भी मुतमईन नहीं हैं, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं आपके मामले में, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है और कल रिपोर्ट भी तलब की है IG सिंध से। तो सिंध हाई कोर्ट से आपको इंसाफ मिलने की तवक्को है? हाँ, मुझे बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी यही है कि अदालत है जहाँ से इंसाफ मिल सकता है मुझे। ठीक है। अच्छा, कोई धमकी वगैरह तो मजीद मुजरिमान से नहीं मिली? किसी ने आपको मजीद कोई धमकाया वगैरह तो नहीं है? नहीं, को वो
कल भी एक था वो मुराद चांदो, जिसने मेरे छोटे बेटे को कुछ चीजें व्हाट्सएप की, कुछ धमकियां दी, पर उसने अभी मोबाइल बंद किया। मैंने वो उसके लिए दरख्वास्त दे दी है एसपी साहब को कि ये धमकियां दे रहा है कि आप सेलेक्ट करो या आप गायब हो जाओ, आपको जो चीज चाहिए आपको हम देंगे, आप कैसे निकल जाओ। अच्छा, ये बताएं कि चूंकि पीपल्स पार्टी आपके इलाके की हुक्मरान है और बिलावल भुट्टो साहब वो अकलियतों के हुकूक के लिए, खासतौर पे जो हिंदू घराने आबाद हैं उनके हुकूक के लिए काफी बयान देते रहते हैं, काफी उनका अज़म बड़ा जबरदस्त है, लेकिन उनके ही दौरे हुकूमत में अगर एक हिंदू खानदान गैर महफूज है तो बिलावल भुट्टो साहब को कोई पैगाम आप देना चाहते हैं, कोई अपील उनसे करना चाहते हैं? मैं बिलावल भुट्टो साहब को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाओ, लेकिन अभी तक मुझे किसी पीपल्स पार्टी ने मुझसे रब्ता भी नहीं किया, क्योंकि अभी तक किसी पीपल्स पार्टी के अमल तक किसी हुक्मरान ने किसी ने भी हमसे रब्ता नहीं किया, क्योंकि उनका जवाब पीपल्स पार्टी का। लेकिन मैं बिलावल भुट्टो साहब से फिर भी इंसाफ की अपील करता हूँ कि खुदारा मुझे इंसाफ दिलाओ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सरेआम फाइट हो। अच्छा, आपकी बच्चियां महफूज हैं? क्योंकि इस वक्त आ रही थी कि मुजरिमान उनकी इज्जतों को भी गैर महफूज कर रहे थे, आपकी बच्चियां खुदा के शुक्र से महफूज हैं? वो मैंने निकाल दी, वो हैदराबाद है, क्योंकि इन लोगों ने यही फरमाइश की थी मेरे बेटे से कि अब तुम्हारे पास, मेरे बेटे का दुकान था, वो दुकान खत्म हो गया, उसके पास पैसे खत्म हो गए, उन्होंने कहा अब तुम अपनी बहन या दूसरी तुम्हारी जो कजन बजन है उनको पेश करो। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। गंगाराम की ज़बानी आपने उनकी कहानी सुन ली, वो मुतमईन नहीं है। सिंध पुलिस की तफ्तीश से, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से बिलावल भुट्टो से इंसाफ मांगते हैं। सिंध पुलिस से इंसाफ उनको मिलने की तवक्को नहीं है। नफीसा शाह साहिबा, पीपल्स पार्टी अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दावा करती है। अभी सेनेट के इंतखाब में आप लोगों ने एक हिंदू खानदान के ही खातून करिश्मा कोहली को जिस तरह से आप लोग सेनेट में लेके आए, बहुत जबरदस्त आप लोगों ने ऐलानात किए, लेकिन यह भी एक डार्क रियलिटी है सिंध की, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत की। ये वाकया हुआ है रिदा, जिस पर्सपेक्टिव में हम इसको देखें, एक तो ऑफ कोर्स इसमें ये डायमेंशन ज़रूर है कि ये एक बच्चा हिंदू था और यकीनन ये इस एस्पेक्ट को भी हमें देखना होगा। लेकिन आया दिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ पहले जो जिन इश्यूज़ की, केसेस की मशहूरी हुई, ज़ैनब का वाक़या, फिर आसमा का वाक़या, हर केस की अपनी नौयत है और अपनी तरीके से घिनौना है, और उसी तरीके से ये भी बहुत ही घिनौना केस है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और इसमें हम ये ना देखें कि जो मुलविस है वो कौन है, किस पार्टी से ताल्लुक़ है। अगर वो मुलविस है तो वो वालिदैन का मुजरिम है, और वो अवाम का मुजरिम है, वो उस शहर का मुजरिम है, वो उस मुल्क का मुजरिम है। तो इसमें तो कोई और राय हो ही नहीं सकती। और जहाँ तक मुझे इल्म है, मुझे यकीनन इतने डिटेल्स नहीं पता, अभी गंगाराम साहब ने जो बात की वो उसमें कई ऐसे पहलू हैं जो मुझे इल्म में नहीं थे, और मैं यकीनन अपनी पार्टी से और चेयरमैन से को भी ये कम्युनिकेट करूँगी इनकी मैसेज। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे ही ये केस देखा चेयरमैन ने, तो फिलफौर उसका नोटिस लेते हुए वज़ीर दाखिला को कहा कि फिलफौर अरेस्ट किया जाए जो भी मुलविस हैं, रिगार्डलेस के वो कौन है, कौन सी जमात से हैं है या नहीं, ये हमारी क्यों कंसर्न हो। एक मुजरिम है और उसको बहैसियत हमें मुजरिम देखना है, और उसको इस तरीके से केस बनाना है कि उस मुजरिम को वो चालान हो। तो और आपने देखा कि वो लोग अरेस्ट हुए हैं, और अगर जब पता चला, एक तो ये मैं गरीदा कहूँगी कि सीनियर नहीं है पार्टी में मीरपुर बटहोरो एक तालुका है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो सीनियर कारकुन है। लेकिन उनका अगर ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है तो पार्टी ने फिलफौर एक्शन करके उनका जो ओहदा है वो ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब हम सबका मुश्तरका मकसद ये होगा कि जो ये केस है बहुत अफसोसनाक है, और इस पे इसको इस तरीके से चार्जशीट किया जाए कि जैसे सही हकीकी जो मुलविस लोग हैं,
रिगार्डलेस, क्योंकि मैं नहीं उनको जानती, लेकिन जो उसमें मुलविस हैं उनको सजा आनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और उसमें अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोग अभी बाकी हैं गिरफ्तार होने के लिए। लेकिन एक और इसमें एलिमेंट, एक और अफसोसनाक बात नफीसा शाह साहिबा, वो ये है कि गिरफ्तारियां होने के बाद पुलिस को धमकियां मिल रही हैं, पुलिस को दबाव मिल रहा है उन्हें रिलीज करवाने के लिए, उन्हें कम से कम सजा दिलवाने के लिए, FIR चालान चेंज करने के लिए, और इस फैमिली को भी धमकियां मिल रही हैं। अय्याज शाह शिराजी साहब क्या मौजूद हैं जी हमारे साथ? जी, अय्याज शाह शिराजी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। नून लीग के MNA हैं और जब ये वाकया इनके नोटिस में आया तो यही जाकर इन्होंने FIR कटवाई। अय्याज साहब, आपने सुन लिया कि गंगाराम साहब जो हैं वो FIR से भी मुतमईन नहीं हैं, और हमारे पास खबरें ये भी आ रही हैं कि ना सिर्फ फैमिली पर दबाव डाला जा रहा है बल्कि पुलिस पर भी सिंध की बाअसर शख्सियात जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से है, वो दबाव डाल रही हैं कि या तो FIR वापस ले ली जाए या उसमें तब्दीली कर दी जाए या चालान तैयार किया जाए तो उसमें जरा तब्दीली की जाए। आप बताएं कि इलाके में सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी, मैंने सुन ली, क्योंकि कल मैं सारा दिन उनके साथ ही मौजूद था, गंगाराम साहब के साथ, और FIR जो हुई उनमें दहशतगर्दी या साइबर क्राइम की जो कलम वो नहीं लगाया गया। लेकिन आज जो मुझे इंफॉर्मेशन है ये कि जब ये सिविल कोर्ट में ले गए तो जज साहब ने इनको वापस कर दिया, रिमांड में दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये दहशतगर्दी का केस है, आप इनको हैदराबाद ATC कोर्ट में कल पेश करें। तो वो डेफिनेटली वो जज साहब ने ऑर्डर दे दिया तो उन पर वो कलम लागू हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये एक बहुत बड़ी गैंग है, तकरीबन जो मुझे इंफॉर्मेशन है कहते हैं कि 60 के करीब इनके पास वीडियोज हैं, जिसमें से काफी लड़कियों के साथ भी इन्होंने जिन्होंने हरकत की है और बच्चों के साथ भी, और फिर उस तरह ब्लैकमेल भी करते थे, पैसे भी लेते थे और उनको फिर बाकी डिमांड भी उनसे रखते थे। तो ये एक पूरी गैंग है इनकी, और ये इनके खैर मैं किसी पार्टी के हवाले से तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनकी पार्टी का MNA जो लड़ा था मेरे सामने यहाँ से इलेक्शन, ये उनके बेटे हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनको अभी हटा दिया गया है पार्टी से, ओहदे से हटा दिया गया है। ठीक है, अय्याज शिराजी साहब जो कह रहे हैं कि ये एक पूरा गैंग है, ये कोई एक अलोन वाकया नहीं है गंगाराम के बेटे के साथ। नफीसा शाह साहिबा, पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है, इत्तलात के मुताबिक मजीद वीडियोस भी उनके पास है, न जाने कितने और विक्टिम हैं, चाहे वो पंजाब की जैनब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की आसिमा हो, चाहे वो सिंध के गंगाराम का बेटा हो, जिसके साथ भी हो। आखिर ऐसा होता क्यों है? बच्चों के साथ इस किस्म के वाकयात क्यों हो रहे हैं और हुकूमतें इनको रोकती क्यों नहीं होने से पहले? ये वाकयात होने के बाद जब मीडिया पर आता है तो फिर नफीसा शाह साहिबा हम सब क्यों पॉइंट स्कोरिंग में लग जाते हैं, इंक्लूडिंग द मीडिया एज वेल? देखिए, बिल्कुल आपकी बात वजह है कि प्रिवेंटिव हमें एक्शन भी लेने होंगे। और आपने देखा होगा कि जैसे ही ज़ैनब का वाकया हुआ, ये अपनी जगह थी कि पूरा मुल्क जो था वो गम और गुस्से में था उस वक्त, लेकिन उसको हमने सिंध में हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि इसको हम जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसमें हम जो करिकुलम है उसमें हम बच्चों को खुद को आगाही दें कि अगर ऐसा कोई सस्पिशियस जो कोई चीज़ हो रही है सेक्सुअल हरासमेंट के एंगल से, सेक्सुअल अब्यूज़ के एंगल से, तो बच्चों को होना चाहिए कि कुछ गलत होने वाला है और वो टाइम पर उस चीज़ को या पेरेंट्स को बताएं या अपने बड़ों को बताएं। तो ये सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने एजुकेशन के एंगल से भी उसको देखा है। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कराची समेत पूरे सिंध के हवाले से कि क्या सिंध में कोई ग्रैंड मुहाजिर अलायंस बन सकता है। कल फारूक सत्तार साहब ने, जिनकी अपनी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 2 बड़े धड़ों में तब्दील हो चुकी है, एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद और एक MQM PIB सेक्टर बन चुका है। कल फारूक सत्तार साहब ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो तमाम साबिका धड़े जो अब किसी न किसी सूरत में नई सियासी जमात की सूरत में कराची के और सिंध के सियासी उफक पे काम कर रहे हैं, उनको एक पेशकश की, एक प्रपोजल दिया कि सब धड़ों को मिला के, सब सियासी जमातों को मिला के एक मुहाजिर
अलायंस तश्कील दे दिया जाए। ये ग्रैंड मुहाजिर अलायंस की बात कोई मुल्क में या सिंध की सियासत में नई बात नहीं है, लेकिन फारूक सत्तार साहब ने एक बार फिर ये नया सियासी पत्ता फेंका है। तो क्या वो अपनी सियासी डूबती हुई नैया और MQM की डूबती हुई नाव को पार लगा सकेंगे? और क्या ये प्रोबेबिलिटी सिंध की सियासत में बाकी है कि एक मुहाजिर अलायंस या एक ग्रैंड मुहाजिर अलायंस बना लिया जाए? इसकी पेशकश फारूक सत्तार साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी की है, मुस्तफा कमाल को की है, आफाक अहमद को की है और डॉक्टर सलीम हैदर को भी की है। तो इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे। कंवर नवीद जमील साहब MQM बहादुराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक सत्तार साहब की प्रपोजल सामने आई है, क्या ऐसा मुहाजिर अलायंस काबिल कबूल है, काबिल अमल है, बावजूद इसके कि चंद दिन पहले फारूक सत्तार साहब बहादुराबाद तशरीफ भी लाए थे, मुलाकातें बातें आप लोगों की चल रही हैं, तो क्या कोई मुहाजिर अलायंस बन सकता है? देखिए, असल में फारूक सत्तार भाई ने जो पहला अपना वर्कर इजलास बुलाया था, उन्होंने PSP को और हकीकी को तो वहां पर भी अपने वर्कर इजलास में भी दावत दी थी कि उनके वर्कर्स भी आए और वो भी आगे बढ़े ना। और दूसरा ये है कि ये जो बात उन्होंने की है वो उन्होंने चौराहे पे खड़े होके की है। तो जबकि परसों 2 दिन पहले फारूक भाई से हमारी सारी रात मीटिंग रही है और फिर कल उसके 1 दिन बाद फिर दोबारा 6 घंटे की मीटिंग रही है। तो उस पर फारूक सत्तार भाई ने कोई ऐसी बात नहीं की है ना। अब मुझे ये पता नहीं है कि वो किस पर्सपेक्टिव में ये बात कर रहे हैं। और हम MQM हमेशा से MQM का तरीक़ाकार रहा है कि वो पॉलिटिकल अलायंस का हिस्सा रहती है, लेकिन अमूमी तौर पर वो पॉलिटिकल अलायंस इलेक्शन के बाद बनाती है ताकि सबकी सारी पोजीशन क्लियर होकर सामने आ जाती है। जिसके पास जितनी नुमाइंदगी है उसी मुनासिबत से बना लेती है। अब मुझे मालूम नहीं है कि फारूक भाई ने, चूंकि ये बात मेरी मालूमात के मुताबिक है कि उन्होंने शायद पाकिस्तान चौक पर खड़े होकर और वहाँ पे राहगीर जो चलने वाले होते हैं उनसे खड़े होकर बात की है। तो अगर फारूक भाई की कोई एक तो ये कि फारूक भाई को तो हम कोई धड़ा नहीं कहते हैं, हम तो अपना पार्ट एंड पार्सल कहते हैं। लेकिन अगर फारूक भाई ने अपने आप को धड़ा समझना शुरू कर दिया है तो ये तो हम लोगों के लिए खुद भी एक नया थॉट आ गया ना। बाकी की अगर वो फारूक भाई अगर उनके पास कोई आइडिया है और वो किसी, या तो उस दिन वो बहादुराबाद आए थे, उस वक्त कोई ऐसी तजवीज देते, कोई संजीदा तजवीज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर नवीद जमील साहब। इसी हवाले से राय ले लेते हैं PSP के सेक्रेटरी जनरल रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रजा हारून साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रजा भाई, ये बताएं कि क्या फारूक सत्तार साहब की तजवीज पे अमल हो सकता है? कोई मुहाजिर अलायंस बन सकता है इंक्लूडिंग PSP? वालेकुम अस्सलाम। मैं समझता हूँ कि निहायत ही गैर संजीदा बयान है। मैं नहीं समझता कि इसके पीछे कोई सोच है या इसके पीछे कोई तदबीर है या कोई तदब्बुर है। ये फारूक सत्तार साहब एक बड़ी कमजोर पोजीशन में है और उसकी वजह ये है कि अपनी जमात जो नाम निहाद MQM जो इनके हिस्से में आई थी, ये उस जमात को एक जगह रखने में नाकाम हो चुके हैं। इनकी क़यादत के झगड़े हैं। जब ये एक कमरे में बैठे हुए 2 अफराद आपस में किसी बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकते, तो ऐसे में बेचारे महाजिरों पर भी रहम करें, पाकिस्तान के लोगों पर रहम करें, सिंध में बसने वाले लोगों पर रहम करें कि महाजिर नाम पर सियासत बहुत हो चुकी है। फरीदा, खुदा के वास्ते महाजिरों के लिए सियासत करें, पाकिस्तान की दीगर कौमियतों के लिए सियासत करें। उनके नाम पर सियासत करने का जो रिवाज है इसको अब खत्म हो जाना चाहिए। मैं फारूक सत्तार साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, सीनियर हैं। उसी हवाले से मैं चाहता हूँ कि वो इस बात को समझें कि जिस MQM की वो बात करते हैं, जिस MQM और पतंग के रोमांस में वो मुब्तला हैं, वो MQM अब खत्म हो चुकी है। वो MQM अपनी हैसियत, अपनी मकबूलियत और अपना मकाम और अपना कैरिज्मा खो चुकी है। पतंग से, रोमांस से ज्यादा जरूरी ये होना चाहिए फारूक सत्तार भाई के लिए एक सीनियर रहनुमा के नाते कि वो इंसानों से रोमांस करें, इंसानों के मसाइल, इंसानों के हुकूक के हसूल से रोमांस करें, उस जिद्दोजहद से रोमांस करें जिसमें इंसानियत का भला हो, पाकिस्तान का भला हो, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों का भला हो। मैं आज भी बिल्कुल संजीदगी के साथ, मेरी पूरी क़यादत, मुस्तफा कमाल भाई, अनीस कैफानी भाई, हम सब सिद्ध के दिल से फारूक सत्तार भाई को मशवरा देते हैं कि वो आएँ, हमसे बातचीत करें, हमसे मुज़ाकरात करें और PSP में शामिल हों और पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तानियत के लिए सोचें, हुब्बुल वतनी के लिए सोचें। हम
ठीक है, लिसानी सियासत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब। और इसी हवाले से कमेंट लेंगे डॉक्टर सलीम हैदर जो कि मुहाजिर इत्तेहाद तहरीक के चेयरमैन हैं, इनको भी फारूक सत्तार साहब ने दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। और ये बताएं कि ये मुहाजिर अलायंस या ग्रैंड मुहाजिर अलायंस कराची समेत पूरे सिंध में क्या ये सियासी तौर पर काबिल अमल है, काबिल कबूल है? बहुत शुक्रिया। इस वक्त फारूक सत्तार साहब ने बाकायदा तौर से दावत दी है, पेशकश की है कि इस तरह का एक अलायंस बनना चाहिए। लेकिन मैंने सबसे पहले, अब कोई 5 महीने हो गए जब मैंने ये सलीम शहजाद साहब जो थे वो मेरे साथ आके बैठे थे, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ग्रैंड मुहाजिर अलायंस की तजवीज पेश की थी। और उसके बाद से हमारी फारूक सत्तार ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत होती रहती थी। तो उसमें इस बात पर उनको ज़हनी तौर से हमने हमेशा कहा कि मौजूदा सूरत हाल का हल ये है, क्योंकि महाजिर कौम की उम्मीदें जो हैं वो बहुत कमजोर हो गई हैं और टूट रही हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जब तक सारे ग्रुप एकजा नहीं होंगे वो उम्मीदें बरकरार नहीं हो सकती और हम वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते जिसकी इस वक्त महाजिरों को शदीद जरूरत है। तो अब फारूक सत्तार साहब ने किया है, मैंने आज के तमाम यहाँ के कौमी अखबारात में शाया हुआ है कि मैंने उसको वेलकम किया है, उनकी इस तजवीज को। और मुझे मालूम है, मुझे अंदाजा है और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा कि बाकी ग्रुप भी जल्द इसकी तजवीज के हिमायती होंगे और महाजरों का एक ग्रैंड महाजिर अलायंस तश्कील पाएगा और वही इंशाअल्लाह ताला इस शहरी इलाकों की सियासत को रूल करेगा मुस्तकबिल में। मेरा इस वक्त अर्ज करने का ये है कि सूरत हाल ऐसी है कि कुछ अरसे पहले तक ऐसा था कि इस्टेब्लिशमेंट, महाजिर अवाम, महाजिर नुमाइंदा जमातें और फिर यहाँ पर जो जो सूरत हाल थी वो सब मुख्तलिफ सिमत के अंदर सोच रहे थे और मुख्तलिफ सिमत में काम कर रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि अगर ये मुख्तलिफ सिमत में काम करते रहे तो कराची का बिल्कुल यहाँ का सियासी स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। हम इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को भी कहते हैं कि वो महाजरों की ताकत को कमजोर करने की बजाय महाजरों की ताकत को बरकरार रखने पर जोर दे और वो इस मामले में बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम हैदर साहब। ये था आज का प्रोग्राम देखने का। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।